गुड इवनिंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रेजुलेशन। मीनिंग ऑफ रेजुलेशन: व्हेन समथिंग इज प्रपोज्ड एट अ मीटिंग इट इज़ कॉल्ड अ मोशन। मीटिंग में जब मीटिंग में कुछ प्रपोज्ड किया जाता है यानी कि जो प्रपोजल रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोशन। या फिर अदर वर्ड में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मीटिंग में जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस की जाती है उस सब्जेक्ट को एज ए मोशन प्रेजेंट किया जाता है। जब मीटिंग जिस टॉपिक के ऊपर या जिस मोशन के ऊपर डिस्कस चल रही है वो मोशन डिस्कशन का यानी कि जो वो मोशन है वो ओवर हो जाता है, मींस जब डिस्कशन ओवर हो जाती है तो उस टाइम जो चेयरमैन है वो मेंबर्स को वोट करने के लिए बोलता है। ठीक है, फिर मीटिंग के जो मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं। कुछ मेंबर मोशन के फेयर में वोट करते हैं तो कुछ इसके अगेंस्ट वोट करते हैं। अगर मोशन के फेवर में वोट ज़्यादा आते हैं तो जो मोशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेजुलेशन में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि कई बार जो फेवर में वोट आए हैं और जो अगेंस्ट वोट है वो दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जो डिसीजन है वो डिपेंड करेगा चेयरमैन की वोट के ऊपर, यानी कि ऐसी कंडीशन में चेयरमैन भी वोट करेगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मोशन किस में कन्वर्ट होगा? रेजुलेशन में कन्वर्ट होगा। क्लियर भाई? तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो रेजुलेशन है वो वैलिड कब होगा? जब मीटिंग वैलिड होगी। और मीटिंग वैलिड कब होती है? जब वो प्रिस्क्राइब टाइम के ऊपर हेल्ड की जाती है और उसमें जो रिक्वायर कोरम होता है वो मीटिंग को अटेंड करता है। मीन्स मीटिंग के लिए जितने मेंबर रिक्वायर होते हैं वो ऑलरेडी फिक्स होते हैं ना, तो जब उन रिक्वायर मेंबर ने या रिक्वायर कोरम ने मीटिंग अटेंड की है और टाइम पे मीटिंग हेल्ड की गई है तो वो मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। और उसमें जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस की गई है और जिसको मतलब फाइनलाइज किया गया है उसको क्या कहेंगे? रेजुलेशन। हाँ जी, नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ रेजुलेशन। अंडर द कंपनी एक्ट 2013 रेजुलेशन कितने टाइप का होगा? 3 टाइप। ठीक है, मेन तो 2 ही टाइप हैं बट 3 टाइप का है ये। फर्स्ट है ऑर्डिनरी रेजुलेशन, सेकेंड है स्पेशल रेजुलेशन और थर्ड है रेजुलेशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोट। फर्स्ट की बात कर रही हूँ मैं, ऑर्डिनरी रेजुलेशन। एक ऑर्डिनरी रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट के थ्रू पास होगा। रिपीट करूं, ऑर्डिनरी रेजुलेशन वो रेजुलेशन होगा जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट के थ्रू पास होगा। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ वोट का मतलब मीटिंग के जितने टोटल मेंबर होंगे, ठीक है, उन टोटल मेंबर का 50 से मोर परसेंट, 50 से मोर देन पर्सन या मेंबर जब मीटिंग में जिस टॉपिक पे डिस्कस चल रही है या मोशन के फेवर में वोट करेंगे तो वो ऑर्डिनरी रेजुलेशन होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखोगे, ऑर्डिनरी रेजुलेशन की कंडीशन में जब मीटिंग हेल्ड की जाती है तो मीटिंग की तो वो हमारी सेम प्रोसीजर रहेगी कि मीटिंग हेल्ड करने से पहले 21 डेज का नोटिस देना होता है। बट उस नोटिस में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाएगी या जिस मोशन को रेजुलेशन में कन्वर्ट किया जाएगा उसका नोटिस नहीं देना होता। ओनली किसका नोटिस देंगे? मीटिंग का नोटिस देंगे। टाइम पीरियड 21 डेज का रहेगा। ऑर्डिनरी रेजुलेशन के केस में जो चेयरमैन है, चेयरमैन की जो वोट है वो डिपेंड करेगी सिचुएशन के ऊपर, यानी कि उसकी वोट कब रिक्वायर होगी? अगर वो मेंबर्स मीटिंग के जिन्होंने मोशन यानी कि रेजुलेशन के फेवर और अगेंस्ट में वोट किए हैं अगर वो इक्वल हैं तो कोई डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम फाइनल डिसीजन के लिए किसकी वोट और डलेगी? चेयरमैन की वोट और होगी और चेयरमैन की वोट के ऊपर डिसीजन डिपेंड करेगा। हाँ जी, ये क्लियर तो कि ऑर्डिनरी रेजुलेशन के लिए कोई भी प्रायर नोटिस रिक्वायर नहीं होता जब तक कंपनी के आर्टिकल में इसके लिए प्रोविजन ना हो। बट जनरल मीटिंग का नोटिस तो रिक्वायर होगा और उसमें टाइम पीरियड कितने दिन का रहेगा? 21 डेज का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट एन ऑर्डिनरी रेजुलेशन इज रिक्वायर टू बी पास इन द फॉलोइंग केसेज। कुछ केस बताए हुए हैं कंपनी में। ठीक है, अगर कंपनी में उनमें से कोई भी केस हैपन होता है तो किसकी नीड होगी? ऑर्डिनरी रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो केस देखिए कौन कौन से हैं।
फर्स्ट है जब कंपनी का नेम चेंज करना हो, और कंपनी का नेम कब चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, अगर कंपनी का कोई ऐसा नेम रख लिया है जो अदर एग्जिस्टिंग कंपनी के नेम से मिलता जुलता है, तो उस टाइम कंपनी का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन की ज़रूरत होगी। कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 16 अप्लाई होगा। नेक्स्ट है टू अल्टर द कंपनीज शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल में कुछ भी चेंज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी के जो एनुअल अकाउंट है उनको एक्सेप्ट करने के लिए, एनुअल अकाउंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है। सेक्शन आप देख लेना, सेक्शन 1 to 9 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑडिटर, कंपनीज के जो ऑडिटर हैं उनको अपॉइंट करने के लिए, उनका रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए, या जो ऑडिटर रिटायर हो गए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। हाँ जी। नेक्स्ट है टू अल्टर द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ भी चेंजमेंट करने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए। कौन से डायरेक्टर? हु आर टू बी रिटायर बाय रोटेशन, जो डायरेक्टर्स रोटेशन के थ्रू रिटायर हो गए हैं तो उनकी पोस्ट को फिल करने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे और एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को ही अपॉइंट करेंगे। हाँ जी। नेक्स्ट है टू फिल द वैकेंसीज ऑफ डायरेक्टर्स रिटायरिंग बाय रोटेशन। नेक्स्ट है टू अपॉइंट पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स एज डायरेक्टर्स। क्लियर भाई? यहाँ पे जो डायरेक्टर की पोस्ट फिल की जाएगी उसके लिए बिल्कुल नए पर्सन अपॉइंट किए जाएंगे, यानी कि जो रोटेशन के थ्रू रिटायर हुए हैं उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स की रेमुनरेशन फिक्स करने के लिए। तो ऐसे कुछ केस है, कुछ सिचुएशंस हैं जिनके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑर्डिनरी रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पहले वो पास करना होगा, फिर जो रिलेटेड केस बताए हैं ये तभी परफॉर्म किए जा सकते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट है स्पेशल रेजुलेशन। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 114 सब सेक्शन 2 में रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन को डिफाइन किया गया है। स्पेशल रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जो ये 75% अगर वोट इसके फेवर में आते हैं तो उस टाइम जो रेजुलेशन पास होगा वो स्पेशल रेजुलेशन होगा, ठीक है। यानी कि एक मीटिंग के जो टोटल मेंबर हैं उन टोटल मेंबर का 75%, या ये मैं बोल सकती हूँ कि उन मेंबर का 3/4 अगर इसके फेवर में वोट करते हैं तो जो रेजुलेशन पास होगा वो स्पेशल रेजुलेशन होगा। स्पेशल रेजुलेशन के लिए आप ये ध्यान रखोगे, मीटिंग के प्रायर नोटिस के साथ साथ जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाएगी या रेजुलेशन जिस टॉपिक को लेके पास किया जाएगा उसके मतलब उसकी भी प्रायर इंफॉर्मेशन देनी होगी। किसके साथ साथ? मीटिंग के नोटिस के साथ साथ। नेक्स्ट है कंपनी एक्ट में वो फंक्शंस, एक्ट या वो केस डिफाइन किए गए हैं जिनके लिए स्पेशल रेजुलेशन रिक्वायर होता है। अब वो देखो कौन कौन से एक्ट या फंक्शंस या फिर केस हैं। फर्स्ट है जब कंपनी के प्रोविजन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करना हो तो उस टाइम किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोविजन तो दोनों प्रोविजन बता देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी। नेक्स्ट है टू रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल। तो ध्यान रखना शेयर कैपिटल में अगर चेंज की बात करें, अल्टर की बात करें तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन, और अगर शेयर कैपिटल में चेंजिंग तो आ रहा है, अल्टर तो आ रहा है, बट रिड्यूस की बात करें तो स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है टू कीप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एट अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी कि जब कंपनी के जो मेंबर हैं उनका रजिस्टर, ठीक है, उसको किस प्लेस पे रखते हैं? जिस प्लेस पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहाँ रखते हैं। तो जब कंपनी के जो मेंबर हैं उनका रजिस्टर्ड ऑफिस की बजाय किसी अनदर प्लेस पे रखना हो तो उस टाइम भी स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल क्लासेस के जो शेयर्स होते हैं उनके राइट में जब कुछ भी वेरिएशन करना हो, कुछ अल्टर करना हो या चेंज करना हो तो उस टाइम भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है
कंपनी को वाइंड अप करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, जब वॉलेंट्री कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा उस टाइम पे स्पेशल रेजुलेशन की कंडीशन होगी। तो ऐसे बहुत सारे केस है जिनके लिए स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंड ऑर्डिनरी रेजुलेशन एंड अ स्पेशल रेजुलेशन, जो हम पीछे स्टडी करके आए हैं, एक तरीके से उसकी समरी है ये। हाँ जी, फर्स्ट है मीनिंग और मेजोरिटी। तो ऑर्डिनरी रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जो कंपनी की जर्नल मीटिंग में पास किया जाता है और जो सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट के थ्रू पास किया जाता है। सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट का मतलब जितने मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, यानी कि टोटल मेंबर का 50 से मोर देन परसेंट वोट इसके फेवर में होंगे, रेजुलेशन के फेवर में वोट आएंगे। ठीक है। सेकंड है स्पेशल रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जो टोटल मेंबर का 75% इसके फेवर में वोट करेगा, यानी कि कितनी वोट की रिक्वायरमेंट होगी, टोटल का 3/4 इसके फेवर में वोट करेगा। नेक्स्ट है नोटिस। ऑर्डिनरी रेजुलेशन के लिए कोई भी प्रायर नोटिस रिक्वायर नहीं होता। हाँ, ये ठीक है कि जर्नल मीटिंग का प्रायर नोटिस रिक्वायर होता है और जिसका टाइम पीरियड होता है मीटिंग के 21 डेज बिफोर। बट जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाएगी, रेजुलेशन का जो भी टॉपिक होगा, उसके लिए प्रायर नोटिस रिक्वायर नहीं होता। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ स्पेशल रेजुलेशन के लिए प्रायर नोटिस रिक्वायर होता है, यानी कि मीटिंग का नोटिस भी देना होगा और उसके साथ साथ उसमें यह भी बताना होगा कि किस टॉपिक के लिए मीटिंग रखी गई है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं, एक्सेप्ट दोज विच नीड टू बी सेटल्ड बाय अ स्पेशल रेजुलेशन, उन मैटर को छोड़ के जिनके लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है, जिनको सेटल्ड करने के लिए, उनको छोड़ के कंपनी बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे उनके लिए ऑर्डिनरी रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी, स्पेशल रेजुलेशन का मतलब कंपनी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं या कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं, उन मैटर्स को छोड़ के जिसके लिए ऑर्डिनरी रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी जो बच गए उनके लिए स्पेशल रेजुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। मैटर भी ध्यान रखेंगे, स्पेशल रेजुलेशन में मैटर भी कैसे होंगे, इम्पोर्टेंट डिसीजन से रिलेटेड होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली जो ऑर्डिनरी रेजुलेशन होता है उसको कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं होती। बट जो स्पेशल रेजुलेशन होता है, स्पेशल रेजुलेशन के पास होने के विदिन 30 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास इसको सबमिट कराना होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है रेजुलेशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। यहाँ पे स्पेशल नोटिस का मतलब है प्रायर नोटिस, यानी कि कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ रेजुलेशन ऐसे होते हैं कि विदाउट प्रायर नोटिस के, यानी कि विदाउट स्पेशल नोटिस के ना तो वो पास किए जा सकते हैं और ना ही वो इफ़ेक्टिव होंगे। मीन्स अगर बाय द चांस विदाउट प्रायर नोटिस या विदाउट स्पेशल नोटिस के मीटिंग हेल्ड कर ली जाती है और उसमें डिसीजन भी ले लिया जाता है, तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पेशल केस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी, ऐसे कुछ सम रेजुलेशन होंगे जिनके लिए स्पेशल या प्रायर नोटिस कंपलसरी रहेगा, तभी वो रेजुलेशन पास किए जाएंगे और तभी वो इफ़ेक्टिव होंगे। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 115 के अकॉर्डिंग कंपनी के जो प्रोविज़न हैं, ठीक है, वो ये डिफाइन करते हैं कि कुछ स्पेशल रेजुलेशन या फिर कुछ ऐसी स्पेशल सिचुएशन या केस होते हैं जिनके लिए स्पेशल रेजुलेशन पास करना कंपलसरी होगा और उस स्पेशल रेजुलेशन के लिए स्पेशल नोटिस प्रायर रहेगा। ठीक है, मतलब स्पेशल नोटिस मीटिंग से पहले देना होगा।
अब देखो इसमें और भी चीज़ें बताई हुई हैं, मेंबर की कंडीशन बता रखी है कि वोटिंग का कम से कम 1% के ऊपर उसका राइट हो, तो वो हमें स्टडी नहीं करना, बस आप इतना ध्यान रखोगे। स्पेशल नोटिस का मतलब प्रायर नोटिस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम वो कंडीशन, वो केस पढ़ रहे हैं जिनके लिए स्पेशल नोटिस या प्रायर नोटिस रिक्वायर होता है। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देखिए। फर्स्ट, अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मेरी बात क्लियर? जनरली क्या होता है, जो ऑडिटर होते हैं उनको एज ए रोटेशन रिटायर किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं मान लेती हूँ एक कंपनी में 5 ऑडिटर हैं और प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 ऑडिटर की, तो इन 5 में से वो 3 ऑडिटर कौन से रखे जाएंगे? इनको रोटेशन बेस पे रखा जाता है। रोटेशन बेस का मतलब जैसे 6 पीरियड का टाइम डिसाइड कर दिया भाई, स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है वो फर्स्ट ऑडिटर रहेगा, फिर आफ्टर 6 मंथ जो फर्स्ट ऑडिटर है वो रिटायर हो जाएगा और जो सेकंड ऑडिटर है उसको ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड पास होने के बाद जो सेकंड नंबर का है वो रिटायर हो जाएगा, थर्ड नंबर का आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 6 मंथ के आफ्टर में थर्ड नंबर का रिटायर हो जाएगा, फोर्थ का, फिर फिफ्थ का, फिर से किसकी टर्न आ जाएगी? फर्स्ट की। तो ये होता है रोटेशन के अकॉर्डिंग। बट जब रोटेशन के अकॉर्डिंग जिन ऑडिटर को रिटायर किया गया है, अब उन ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना, उनके प्लेस पे किसी न्यू पर्सन को एज ए ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो ऐसी कंडीशन में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? स्पेशल नोटिस या फिर प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें जो रेजुलेशन पास किया जाएगा ना, तब ये पर्सन जिसको एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है इफेक्टिव होगा, यानी कि तभी उसको ऑडिटर मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, सेम यही प्रोसेस डायरेक्टर के केस में अप्लाई होगी। जनरली डायरेक्टर के केस में भी यही होता है, उनको रोटेशन बेस पे रिमूव किया जाता है, ठीक है, और उनको अपॉइंट उन्हीं में से जो रिटायर किए गए हैं उन्हीं में से अपॉइंट कर लिया जाता है। बट एग्जिस्टिंग जो डायरेक्टर हैं उनमें से डायरेक्टर अपॉइंट ना करके अगर किसी न्यू पर्सन को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए भी हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ जी। नेक्स्ट है, किसी डायरेक्टर के ऑफिस पीरियड के एक्सपायर होने से पहले अगर उसको रिमूव करना है तब भी किसकी रिक्वायरमेंट होगी? प्रायर नोटिस की रिक्वायरमेंट होगी।